Hello students, myself Veena Sharma, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College, अजमेर। हम अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं और हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं और हम किन रिसोर्सेज को रिन्यूएबल और किन को हम नॉन रिन्यूएबल मानते हैं। दो तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एक जो रिप्लेनिश हो सकते हैं वापस, दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जो रिप्लेनिश नहीं हो सकते वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कई तरीके के होते हैं, जैसे हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी, जियोथर्मल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन और ओशन एनर्जी। इनमें से हमने हाइड्रो पावर एनर्जी के बारे में पिछले लेक्चर में बात की थी। आज हम बायो एनर्जी के बारे में कुछ बात करेंगे। बायो एनर्जी या बायोमास एनर्जी को हम एक इको फ्रेंडली एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। बायोमास जो है वो इट इज़ अबंडेंट एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड and it is a good example of recycling resource. Biomass is all plant material और vegetation, चाहे वो raw हो या processed हो, wild हो या cultivated हो, और ये basically एक stored solar energy हम कह सकते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रूप में स्टोर्ड है हमारे सामने प्लांट मटेरियल में, एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड हीट। सो द सोर्सेज ऑफ बायोमास, दिस बायोमास एनर्जी, दे आर different type of sources. Firstly, it can be an agricultural crop residue, or it can be municipal and industrial waste, and it can be a energy plantation. तो इसके तीन सोर्सेज हो सकते हैं, क्रॉप रेसिड्यू हो सकता है, या म्यूनिसिपल या एनर्जी वेस्ट हो सकता है, या एनर्जी प्लांटेशन हो सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज एंड ग्रासेस, एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज लाइक यूज्ड वेजिटेबल ऑयल्स, wheat straw or corn, wood waste like paper trash, sawdust and wood chips, and methane, which is captured from livestock and municipal wastewater treatment. जो इंडियन इकोनॉमी है दैट इज़ बायोमास सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। मतलब हम इंडियन इकोनॉमी में जो हमारा जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है बायो एनर्जी, वो एक बायोमास एनर्जी के रूप में हम इसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। जहाँ पे जैसे जो रूरल लाइवलीहुड हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ फॉरेस्ट जो हैं हमारे, दे प्ले अ मेजर रोल इन सपोर्टिंग रूरल लाइवलीहुड। ग्रामीण क्षेत्रों में हम ये जानते हैं कि जो गोबर है या काऊ डंग है वो डोमेस्टिक सेक्टर में बहुत काम में लिया जाता है, वही काम में लिया जाता है। और जो इसके अलावा जो क्रॉप रेसिड्यूज़ हैं वो इंडस्ट्रीज़ में काम में ज़्यादा आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एनर्जी का मेन सोर्स जो है वो बायो एनर्जी के रूप में आता है। बायोमास से जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसके, उसको वो यूटिलाइज़ करते हैं। और कई सालों में, पिछले कई सालों में जैसा हमें पता है कि जो हमारे कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उन पे प्रेशर बढ़ा है हमारे पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ ही। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें बेसिकली पॉपुलेशन इंक्रीज़ के साथ ही ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है। तो उसमें एक तो पॉपुलेशन बढ़ी है और दूसरा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है इनका एनर्जी का, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है।
इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल का जो बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा गैशियस पॉल्यूटेंट्स भी एमिट करता है, तो वो भी एक एनवायरनमेंट के लिए ख़तरा है। इसलिए जो बायोमास एनर्जी है दैट इज़ अ पोटेंशियल अल्टरनेटिव एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बायोमास इज़ ए जनरल टर्म फॉर ऑल मटीरियल्स which originate from photosynthesis. Thus, biomass includes all new plant growth, residues and wastes. Waste कौन से? wood waste हो सकते हैं, या जो पेड़ वगैरह गिर जाते हैं वो waste हो सकते हैं, या इसके अलावा वेस्ट के अलावा हर्बेशियस प्लांट्स भी एक सोर्स हो सकते हैं। फ्रेश और जो अपनी मरीन वाटर एल्गी हैं वो भी एक सोर्स हो सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट रेसिड्यूज़ हो सकते हैं, जैसे जो शुगर मिल्स से निकलते हैं बगैसे और सॉ हस्क हैं, ये हो सकते हैं। कॉर्न कॉब्स हो सकते हैं, सॉ डस्ट, रूट्स, प्लांट की रूट्स हो सकती हैं, एनिमल ड्रॉपिंग्स हो सकती हैं। ये भी जो फॉरेस्ट रेसिड्यूज़ हैं, एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज़ हैं, ये भी उसका सोर्स बायोमास एनर्जी का हो सकते हैं। और इसके अलावा जो गार्बेज है, म्यूनिसिपल गार्बेज है, या सीवेज है, इंडस्ट्रियल रिफ्यूज़ हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक एफ्लुएंट्स हैं इंडस्ट्रीज़ लाइक शुगर मिल हो सकती हैं, या स्लॉटर हाउस हैं, या मीट पैकिंग प्लांट्स हैं, ब्रूवरीज़ हैं, डिस्टिलरीज़ हैं, इनसे जो ऑर्गेनिक एफ्लुएंट्स आते हैं वो भी इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। और बायोमास जो है वो हाइड्रोकार्बन प्लांट्स से भी प्रोड्यूस होता है, या ये जो सिस्टम है बायोमास एनर्जी सिस्टम से, दे आर रीन्यूएबल एंड एक्ट एज सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो भी एनर्जी के बायोमास एनर्जी सिस्टम से, मतलब जो प्लांट्स हैं, वो हम जानते हैं कि ये रीन्यूएबल तो हैं ही, साथ में ये कार्बन सिंक की जैसे भी काम करते हैं। जो एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बायोमास एक तरीके से सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल हम इसको मानते हैं। बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल जो है वो ऐसा फ्यूल है जो कि रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से हमें मिलता है। इसमें हम ट्रेडिशनल बायोमास और मॉडर्न बायोमास दोनों को शामिल कर सकते हैं। यहाँ ये जो टर्म आई है ट्रेडिशनल बायोमास, इसका मतलब है या ये रेफ़र करता है ट्रेडिशनल बायोमास, इट रेफर्स टू अनप्रोसेस्ड बायोमास बेस्ड फ्यूल्स such as crop residues, firewood and animal dung, which are used frequently with very low efficiency for cooking and heating in many developing countries. And जो modern biomass है, it refers to biomass produced in a sustainable way and used for electricity generation, heat production and transport. It includes wood and forest residue from reforestation and sustainable forest management sites. Rural and urban residues हैं जिसमें solid waste और liquid effluents भी आ जाते हैं. ये organic matter waste, the organic matter waste such as municipal refuse and agricultural and forestry residues can also be used as biomass energy. So these two types of biomass are there. One is traditional biomass जो कि unprocessed है, जैसे crop residue है, firewood है, animal dung है, जो कि कम एफिशिएंसी के साथ में कुकिंग में, हीटिंग में, इनमें काम में आते हैं. और मॉडर्न बायोमास कौन सा हो गया? जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम में आ रहा है, हीट प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसमें काम में आ रहा है, जो वेस्ट मटेरियल से
एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सो बायोमास इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की रिन्यूएबल रिसोर्स एट बोथ स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल लेवल। मतलब जो ट्रेडिशनल बायोमास है वो लो स्केल पे काम आ जाता है, और जो मॉडर्न बायोमास है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में एनर्जी के प्रोडक्शन में काम आ जाता है। नाउ बायोमास is already supplying roughly 15% of the world requirement of energy per year. इसके अलावा जो वेरियस सोर्सेज ऑफ बायो एनर्जी हैं, बायो एनर्जी के और जो भी डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, वो सोर्सेज हो सकते हैं बायो पावर, और मतलब जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जो मीथेन या बायोगैस है, इट इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग बायोलॉजिकल गैसिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, या हम कह सकते हैं कि एनारोबिक डाइजेशन ऑफ बायोमास बाय मिथेनोजेनिक माइक्रोब्स। इसके अलावा हम इसमें बायोमास एनर्जी में इंक्लूड करेंगे एनर्जी प्लांटेशंस को, जिनको हमने डेंड्रोथर्मल एनर्जी का नाम दिया है, और इथेनॉल प्रोडक्शन एंड बायोडीजल फ्रॉम पेट्रो प्लांट्स। सो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं कहाँ से हमें बायोमास से एनर्जी मिल सकती है। और बायो पावर जो है, जैसे जो बायोमास एनर्जी की बात करते हैं, तो हाइड्रो पावर के बाद बायोमास ही है जो वर्ल्ड की सेकंड लीडिंग सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल में सबसे ज़्यादा हम हाइड्रो पावर को वेटेज देते हैं, उसके बाद में ये है। और ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये अनडिज़ायरेबल एमिशंस नहीं करता है ज़्यादा, तो कोल का एक ये अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है। एडिशनली यूटिलाइजिंग द बायोमास इन बॉयलर्स कैन रिड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस, and gasification is the another process in which the conversion of biomass into gas, which is burnt in a gas turbine, and is another way of generation of electricity. And type of fossil fuel that can be produced by heating the biomass in the absence of oxygen to chemically convert into fuel oil, it is called pyrolysis oil. And pyrolysis oil, it can be used for power generation and as a feedback of fuel and chemical production. Now जो एग्जाम्पल्स हमने अभी देखे, जैसे बायोमास एनर्जी जो है वो माइक्रोब्स से भी आ सकती है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स भी, तो वो भी एक बायोफ्यूल के रूप में काम में आ जाती है, बायोमास एनर्जी के रूप में हम उसको पहचानते हैं। बायोफ्यूल जैसे हाइड्रोजन जो है बायोफ्यूल के रूप में, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सम एल्गी एंड बैक्टीरिया, has very often excited interest as a potential alternative fuel. It is capable of replacing natural gas in variety of applications. और ये एक इको फ्रेंडली फ्यूल भी है हाइड्रोजन फ्यूल भविष्य के हिसाब से, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स एमिट नहीं करता, ये केवल वाटर एमिट करता, वाटर जनरेट करता है जब ये जलाया जाता है, तो इसलिए ये बहुत ही इको फ्रेंडली एनर्जी फ्यूल के रूप में जाना जाता है। और कुछ जो एल्गी हैं, जैसे क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के बाद में। इसके अलावा कुछ स्ट्रेन्स हैं माइक्रोब्स के, जैसे ई कोलाई है या साइटोबैक्टर फंडाई है, ये भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन इनकी है। नो हाइड्रोजन के बाद में हम अगर बायोफ्यूल की बात करें तो हम मीथेन या बायोगैस के बारे में बात करेंगे।
तो मीथेन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट बायोफ्यूल है, मेजर एनर्जी सोर्स है। ये जियोलॉजिकली भी प्रोड्यूस हो सकता है और बायोलॉजिकली भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो जियोलॉजिकली जो है वो जैसे नेचुरल गैस को ड्रिल करते हैं, नेचुरल गैस के जो वेल्स हैं और जो पेट्रोलियम वेल्स हैं उनके बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मीथेन मिलती है। और जो बायोलॉजिकल मीथेन प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है जियोलॉजिकल प्रोडक्शन से। और ये जो बायोलॉजिकल गैसिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये बहुत सारी मीथेन प्रोड्यूस करता है जो कि नेचुरल गैस को सब्स्टिट्यूट करती है और इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फ्यूचर एनर्जी नीड्स। बायोलॉजिकल गैसिफिकेशन or the methane production or biogas production, it is an anaerobic digestion of biomass by a mixed microbial population. Mixed microbial population जो है वो मीथेन जनरेट करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनसे एक एंड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो बायोमास एनर्जी में जो बायोगैस या बायोगैस का प्रोडक्शन है या मीथेन का प्रोडक्शन है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। इंडिया में जो बायोगैस या गोबर गैस का जिक्र भी यहाँ करना उचित रहेगा कि गोबर गैस का प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी अच्छे स्तर पे हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। और गोबर गैस इज़ अ बायोगैस एंड बायोगैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन टू प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस, स्पेशली इन रूरल एरियाज। दिस इज़ एन एनवायरमेंटली क्लीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन इससे नहीं होता। और रूरल एरियाज़ में जो एनिमल डंग है वो एवरी ईयर हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलता है, जिससे कि हम बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट्स वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि उनकी लोकल जो नीड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की भी और कुकिंग की भी, वो इससे पूरी हो सकती हैं। हाइड्रोजन और बायोगैस के बाद में हम बायोमास एनर्जी के दूसरे जो सोर्सेज हैं, हमारे दूसरे जो यूजेस हैं, वो एनर्जी प्लांटेशन के रूप में भी हम इनका यूज़ देखते हैं। और जो वेस्टलैंड्स हैं उनको हम उपयोग में ले सकते हैं। फास्ट ग्रोइंग श्रब्स और ट्रीज़ जिनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, उनको उगाने में हम वेस्टलैंड का उपयोग करते हैं, जिससे जिनको हम जो वहाँ पे प्लांट्स ये जो उग रहे हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू के, दे आर नोन एज एनर्जी प्लांटेशन। एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जी विच कम्स फ्रॉम एनर्जी प्लांटेशन और पेट्रो प्लांट्स और एनर्जी गिविंग प्लांट्स, इट इज़ नोन एज डेंड्रोथर्मल एनर्जी। और इसमें एनर्जी प्लांटेशन जो है वो हमारी काफ़ी नीड्स को पूरा करता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को। तो एनर्जी प्लांटेशन के बाद में हम यहाँ पे एक जिक्र और करना चाहेंगे, दैट इज़ ऑफ इथेनॉल। बायोफ्यूल में ही हम इथेनॉल भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा बायोफ्यूल है, जो कि प्रोड्यूस होता है। It can be produced by converting the starch content of biomass feedstock into alcohol। जो कार्बोहाइड्रेट रिच वेस्ट मटेरियल है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, स्पेशली कॉर्न इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, उससे हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। और जो वो इथेनॉल जो है वो पेट्रोल के साथ मिलके हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक वरदान के रूप में साबित हुआ है एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए।
The waste residues of food processing industries are the major source, or they serve as raw material for alcoholic fermentation. स्पेशली जो स्वीट सॉर्गम है या वेस्ट ऑफ शुगर मिल है, शुगर बीट, केन, मोलेसिस, दे आर रिच इन शुगर एंड दे आर आइडियल सबस्ट्रेट फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन. Starch rich material like potato, cassava, corn, and some cellulosic material like wood and agricultural waste, they are also used for ethanol production. इसमें जो इथेनॉल प्रोडक्शन है उसमें पहले उसको जो भी ये रॉ मटेरियल है उसको ग्राइंड किया जाता है, और वंस ग्राउंडेड अप द शुगर इज डिजॉल्व्ड out of the material such as starch and cellulose, and this sugar is then feed to microbes which use it for food, जो इसको भोजन के रूप में लेते हैं, और बदले में जो ये माइक्रोब्स हैं वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं. और इसमें जो माइक्रोब्स हैं उसमें सैकेरोमाइसिस जो माइक्रोब है उसका रोल इम्पॉर्टेंट होता है. इसके अलावा भी ज़ाइमोमोनास हैं या कैंडिला हैं, कैंडिडा बोडिनाई, ये जो कुछ माइक्रोब्स हैं ये अल्कोहल या इथेनॉल प्रोडक्शन में काम में आते हैं. और जो इथेनॉल है वो 15% it can be used as a mixture of gasoline and ethanol such as E85, a mixture of 85% ethanol and 15% gasoline. और इसके अलावा जो ये मिक्स है उसमें जो अल्कोहल है वो ऑक्टेन बूस्टर की जैसे काम करता है, और इथेनॉल जो है वो हाई प्रोड्यूसर ऑफ पावर के रूप में काम में आता है. और स्पेशली जो इथेनॉल का एक फ़ायदा और है कि इसका कोई ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होता, और ये जब पेट्रोल के साथ मिक्स होता है तो ये बल्कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशंस हैं उनको भी कम कर देता है. इसी कड़ी में जो बायोफ्यूल्स हैं उन्हीं में एक और इम्पॉर्टेंट बायोफ्यूल हमारे सामने आता है, वो बायोडीज़ल के रूप में काम में आता है, जो आजकल जिसकी हम चर्चा बहुत ज़्यादा हमें सुनने में मिलती है, क्योंकि ये बायोडीज़ल जो है दैट इज़ टाइप ऑफ ऑयल, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेज एंड इट इज़ यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर डीज़ल. और इसमें भी कई प्लांट्स हैं, स्पेशली यहाँ 2 प्लांट्स का जिक्र करना ज़रूरी है. एक तो जेट्रोफा कर्कस जिसे रतन जोत कहते हैं हिंदी में, और एक है पोंगेमिया या जिसे हम हिंदी में करंज के नाम से जानते हैं. वो दोनों प्लांट हमारे बायोडीज़ल देने वाले प्लांट हैं. इसके अलावा जो BSI है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने करीब 300 स्पीशीज़ और प्लांट्स की आइडेंटिफाई की हैं विद नॉन एडिबल ऑयल रिच सीड्स, जो कि जिन पे रिसर्च चल रही है, जो ताकि उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बायोडीज़ल का प्रोडक्शन कर सकें, और जो फॉसिल फ्यूल का हमारा कंजम्पशन है उसमें कुछ हम कमी ला सकें, या हम उसको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में देख सकें. इसके अलावा कुछ बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जो जैसे नेचुरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं सच एज कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन, wood and residue. These organic products, they can also be used to produce chemicals and materials that we normally obtain from petroleum. Some of the manufacturers started to use cornstarch to produce commodity plastics such as shrink wrap, plastic eating utensils and even car bumpers. So commercial production of biomass is underway to make thermoset plastics like electrical switch plate covers from wood residues. तो ये जो बायोमास है ये हमारे काफ़ी काम में आने वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो हमने इस तरीके से देखा कि जो बायोमास है वो रिन्यूएबल है,
हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बायोमास मिलेगा और उसके डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं वो हमें कई तरीके के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो हम एनर्जी सोर्स के रूप में काम में ले रहे हैं। जैसे उससे बायो पावर है या बायोफ्यूल मिल रहे हैं और हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट उसके रोल्स हैं जो आगे हमारे आने वाले भविष्य के लिए अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट उदाहरण बनेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बायो एनर्जी एंड नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल discuss geothermal energy as a renewable source of energy. Thank you very much.